एसी की बिहेवियर का क्या मतलब है ये हम लोग पढ़ेंगे। बिहेवियर का मतलब क्या, बिहेव किस तरीके से बिहेवियर, और बिहेवियर में कौन कौन सी बातें। कल थोड़ा सा ब्रीफ मैंने इंट्रोडक्शन इसका दिया था कि बिहेवियर से मतलब क्या है। एसी की बिहेवियर, देखो जब हमने डायरेक्ट करंट की बात करी थी तो बिहेवियर अलग से नहीं पढ़ा था, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे सर्किट एलिमेंट्स होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, इनके अंदर एसी की बिहेवियर थोड़ी डिफरेंट होती है। यानी रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करता, बल्कि कुछ और ही चीज़ तरीके से काम करता है, किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वैसे रेजिस्टेंस हमने देखा कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी और कई सारी बातों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। नहीं तो अब तक तो हमने ओम्स लॉ में यही पढ़ा था कि रेजिस्टेंस केवल लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता, रेजिस्टेंस बदल जाता है। इसीलिए हमें स्पेशली बिहेवियर पढ़नी पड़ रही है कि बिहेवियर ऑफ एसी इन रेजिस्टर, इन कैपेसिटर और इंडक्टर। और अगर ये दो दो करके इकट्ठे हो जाएं, जैसे कैपेसिटर और रेजिस्टर आ जाए सर्किट के अंदर, रेजिस्टर और इंडक्टर आ जाए, कैपेसिटर और इंडक्टर आ जाए, ये तीनों के तीनों इकट्ठे होकर के आ जाएं, तब हमारा एसी कैसे बिहेव करेगा, रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा। मैंने कहा ना रेजिस्टेंस अब कांस्टेंट नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो रेजिस्टेंस किस तरीके से चेंज होगा ये पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे फेज रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज रिलेशन है, कल बताया था मैंने थोड़ा सा कि करंट और वोल्टेज एक साथ क्यों सिनुसॉइडली वेरी करते हैं, एक साथ इंक्रीज करेंगे, एक साथ डिक्रीज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आगे पीछे भी हो सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकते हैं इस तरीके से, समझ रहे हो। तो ऐसा हम लोग स्टडी करेंगे बिहेवियर के अंदर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहेवियर ऑफ एसी इन रेजिस्टर। बिहेवियर ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन रेजिस्टर। रेजिस्टर के अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर एसी की बिहेवियर कैसी होगी ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा कोई सर्किट है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग रेजिस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो रेजिस्टेंस लेके चलेंगे। इसको हम लोगों ने कनेक्ट किया है किसी ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स के साथ। ये है ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स, इसके साथ हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया है। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है R, और ईएमएफ, पहले तो हम लोग ईएमएफ को वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट या फिर V वोल्ट लिखते थे, लेकिन अब हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। मैंने पहले बताया था कि एसी की इक्वेशन होती है और वो सिनुसॉइडली वेरी करता है, साइन वेव की तरीके से वेरी करता है, इसलिए उसकी इक्वेशन हम लिखेंगे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। E है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, किसी भी टाइम पर ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, और हमारे ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है E नॉट, ओमेगा है इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी एक सेकेंड में कितनी बार ये एक साइकिल कंप्लीट करता है, कितनी बार मैक्सिमा, कितनी बार मिनिमा होता है, कितनी बार ज़ीरो होता है, वो इस फ्रीक्वेंसी के अंदर है। और टाइम, कोई भी टाइम, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पर ईएमएफ की वैल्यू। बात में आई। तो अब हमें क्या निकालना है, हम लोग हमेशा यही करेंगे, एक सर्किट एलिमेंट लेंगे, ईएमएफ की इक्वेशन लेंगे, करंट निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे, और हम लोग फेज की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं करंट। अगर हम लोग करंट निकालना चाहते हैं तो सीधा साधा फॉर्मूला है ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, है ना। ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, यही तो फॉर्मूला होता है। अब ईएमएफ की वैल्यू क्या है, ईएमएफ की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई रेजिस्टेंस। अब देखो ये क्या चीज़ है, ये है हमारी मैक्सिमम वोल्टेज, ये है रेजिस्टेंस, मैक्सिमम वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस।
तो वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस तो करंट होता है। हम लोग इस करंट को एक नया नाम देंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आया हमारा करंट, ठीक है। देखो जो कुछ भी करना हमने कर चुके, अब डिस्कस करेंगे। वोल्टेज की इक्वेशन है ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टेंस ही आया है, रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टेंस ही आया, कुछ और नहीं है इसके साथ। यहां पर कोई और टर्म शामिल नहीं हुई है इधर, इसीलिए हम कहेंगे जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट रेजिस्टर में से पास करेंगे, रेजिस्टेंस में से पास करेंगे, तो रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा, उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, रेजिस्टेंस आर ही रहेगा, चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अगर ईएमएफ ई नॉट, इसको हमने ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट को लिखा है आई नॉट जो हमें मिला साइन ओमेगा टी। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अगर ये हमारा ईएमएफ का कर्व है, ठीक है, ये अगर ईएमएफ है तो करंट क्या है, करंट है ई नॉट बाई आर, यानी कि ऐसा, उसका एम्पलीट्यूड छोटा होगा, ये हमारा करंट है। दोनों करंट और वोल्टेज एक साथ इंक्रीज कर रहे हैं, एक साथ मैक्सिमम पे जा रहे हैं, फिर ज़ीरो पे आ रहे हैं, फिर नेगेटिव में यानी डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होकर मैक्सिमम हो रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर ज़ीरो, इस तरीके से वेरी कर रहा है। करंट और वोल्टेज एक साथ हैं, फेज डिफरेंस ज़ीरो है, फेज डिफरेंस इज ज़ीरो, ठीक है। फेज डिफरेंस वाली बात और मैथमेटिकली समझे कैसे आई। देखो कोई भी इक्वेशन अगर होती है, जैसे ये होती है इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी, जरूरी नहीं है कि ओमेगा टी ही हो, साथ में इसके प्लस या माइनस फाई आ सकता है। मैंने मान लिया फाई 1। अब मतलब समझते हैं इसका क्या है। ये जो पूरी आर्ग्यूमेंट है साइन की, इसे कहते हैं फेज। सो ओमेगा टी प्लस फाई 1 क्या है, फेज है, ठीक है। क्या है ये, फेज, ओके। एंगल, एंगल कह सकते हैं, एंगल है ये। एंगल मतलब जब हमारा, अब देखो मैं इसको फेजर की हेल्प से दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि एंगल का मतलब क्या है। तो ये ओमेगा टी प्लस फाई 1 फेज है, इसके अंदर फाई 1 है इनिशियल फेज, इनिशियल फेज, और ओमेगा टी है इंस्टेंटेनियस फेज, इंस्टेंटेनियस फेज, ठीक है। फिलहाल मैं फेज डिफरेंस के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने 2-3 चीज़ें लिख दी। और करंट की इक्वेशन क्या है, करंट है आई नॉट मान लो साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। इसका फेज अलग है, इसका फेज अलग है, इसका इनिशियल फेज अलग है, इसका इनिशियल फेज अलग है। तो फेज डिफरेंस क्या है, करंट का वोल्टेज के रेस्पेक्ट में, करंट का वोल्टेज के रेस्पेक्ट में, यानी वोल्टेज के अकॉर्डिंग करंट कहाँ है, तो डिफरेंस, इनके एंगल का डिफरेंस ले लेंगे। तो फेज डिफरेंस ऑफ करंट विद रेस्पेक्ट टू वोल्टेज, विद रेस्पेक्ट टू वोल्टेज इज फाई 1 माइनस फाई 2। ये फेज डिफरेंस आया, बात समझ आई, ठीक है। यहां पर बात रोक करके अब इस पे आते हैं हम लोग। यहां पर फेज डिफरेंस क्या है, ये भी ओमेगा टी, ये भी ओमेगा टी, तो फेज डिफरेंस क्या हुआ, ज़ीरो। सो फेज डिफरेंस इज ज़ीरो हियर। यहाँ पर जब हम रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे अपने एसी सर्किट के अंदर तो फेज डिफरेंस ज़ीरो होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात, रेजिस्टेंस की तरह है, काम करता है और वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग जनरली वेव फॉर्म में नहीं दिखाते, हम इसको जनरली फेज़र की हेल्प से दिखाते हैं। कल मैंने बताया था कि रोटेशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और सिंपल हार्मोनिक मोशन को रोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कल बताया था, अगर कोई चीज़ रोटेट कर रही है ऐसे,
यहाँ से लाइट डाली जा रही है तो दीवार पर जो शेडो बनेगी वो ऐसे ऑसिलेट करती हुई होगी, ऐसे। और अगर ऊपर से लाइट डाली जाए तो वो ऐसे ऑसिलेट करती हुई होगी, है कि नहीं। अगर यहाँ से लाइट डाली जाए तो इस तरीके से ऑसिलेट करती हुई होगी, ऊपर से लाइट डाली जाए तो ऐसे ऑसिलेट करती हुई होगी, ठीक है। तो ये हमें बताता है पोजीशन। और इसकी जो लेंथ है ना शेडो, जैसे मान लो ये वेक्टर ऐसे रोटेट कर रहा है, कल बताया था मैंने, अगर यहाँ से लाइट डाली जाए तो पूरी इसकी बराबर लेंथ की शेडो बनेगी। अगर ये घूम करके ऐसे आ जाएगा तो इसकी शेडो बिल्कुल पॉइंट साइज़ की होगी, यानी कि इसकी लेंथ 0 होगी। और जब धीरे धीरे घूमते जाएगा तो लेंथ नीचे साइड में बढ़ती जाएगी नीचे और मैक्सिमम हो जाएगी। फिर जब ये रोटेट करते करते इधर आएगा तो शेडो घटते 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 फिर 0 हो जाएगी ऐसे, और फिर बढ़ते 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 फिर मैक्सिमम हो जाएगी। समझ गए। तो ये एम्पलीट्यूड जब 0 तो ये ऐसे, जब ये नीचे साइड मैक्सिमम तो ये ऐसे। तो फेज़र की हेल्प से अगर इसको समझेंगे तो हम लोग फेज़ एंगल इन सब की बात हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम बनाएंगे फेज़र की हेल्प से इसको समझते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सर्कुलर मोशन ऑसिलेटरी मोशन की तरह काम करता है। अगर ये जो लाइन है ये वेक्टर है ईएमएफ, असल में ये वेक्टर नहीं है, ठीक है, वेक्टर नहीं है, लेकिन रोटेटिंग वेक्टर की हेल्प से समझ रहे हैं, इसलिए हम लोग कह रहे हैं ये ईएमएफ है। और अगर हमारा ईएमएफ यहाँ पर आएगा, कल मैंने बताया था, तो इसकी जो प्रोजेक्शन होगी, थोड़ा ठीक से बनाते हैं इसको, इसकी जो प्रोजेक्शन होगी ऐसे इस तरफ, अगर ये पॉइंट हमारा ईएमएफ यहाँ पर है तो ये यहाँ पर है, थोड़ा सा जैसे जैसे रोटेट करता जाएगा ये पॉइंट आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। और फिर जब ये घूम कर यहाँ पर आएगा तब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू नीचे साइड में अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाएगी और फिर 0 हो जाएगी, और ऐसे ही चलता रहेगा। ये तो है हमारा ईएमएफ। करंट कहाँ है? करंट यहाँ पर है। दोनों साथ साथ रोटेट कर रहे हैं, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है। इसकी लेंथ छोटी है तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी छोटा होगा, यानी कि अब ये मैक्सिमम यहाँ पर जाएगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कहीं पर मैक्सिमम होगी इधर। इस तरीके से करंट वेरी करेगा। तो हम लोग इसकी हेल्प ना लेके इसकी हेल्प लेंगे और देखेंगे कि करंट और वोल्टेज, देखो मैंने एरो कैसे बनाई इनकी, करंट की ये वाली एरो है और वोल्टेज की ये वाली एरो है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। 0 से शुरू करके दोनों एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। 0 टाइम पे दोनों साथ साथ थे यहाँ पर, बाद में ओमेगा टी टाइम के बाद यहाँ पर पहुँच गए, इस तरीके से। तो इसे कहते हैं फेजर डायग्राम। करंट और वोल्टेज हम रोटेटिंग वेक्टर की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमने यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया इस तरीके से। ये तो समझ में आ गया कि करंट और वोल्टेज एक साथ वेरी कर रहे हैं। हमने रोटेटिंग वेक्टर की हेल्प से इसको शो किया कि वो रोटेट भी एक साथ कर रहे हैं। क्लियर हुई बात? ओके। और रेजिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ा। कैसा असर पड़ सकता है? इसको जब देखेंगे कि रेजिस्टेंस पे कैसा असर पड़ता है तब हमें समझ में आएगा कि वो असर यहाँ पर नहीं पड़ा। तो उसके लिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग, बिहेवियर ऑफ एसी इन इंडक्टर। बिहेवियर ऑफ एसी इन इंडक्टर। बिहेवियर ऑफ एसी इन एन इंडक्टर। इंडक्टर होता क्या है? इंडक्टर एक सोलेनॉइड कॉइल होती है। उस सोलेनॉइड के सेंटर में आयरन की रॉड भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी ना हो, एयर कोर हो। तो हमने एक अपना ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट के अंदर एक इंडक्टर बनाया सोलेनॉइड की हेल्प से, और यह है हमारा सोर्स ऑफ ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ। इंडक्टर को L से डिनोट करते हैं, हमें पता है। ईएमएफ की इक्वेशन E = E0 sin ओमेगा t होती है, ये भी हमें पता है। जैसे हमने रेजिस्टेंस के लिए किया वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग करंट के लिए रिलेशन निकालेंगे।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, ये तो इंडक्टर है। और इंडक्टर के अंदर ईएमएफ और करंट के बीच में कोई रिलेशन हमने देखा था क्या? इंडक्टर के अंदर ई और इंडक्टर एल, ई और एल के बीच में कोई रिलेशन देखी थी? याद करो, हमने एक ऐसी रिलेशन लिखी थी, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, लिखी थी ना? बैक ईएमएफ की लिखी थी। ये है बैक ईएमएफ। क्या मतलब बैक ईएमएफ का? कि जब हमारा करंट इसमें बढ़ने की कोशिश करेगा तो इसमें फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो लेंज लॉ के हिसाब से इसमें जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि बढ़ते हुए ईएमएफ या करंट को रोकेगी। ये उसकी इक्वेशन, यानी ये वो इस इक्वेशन है जो बताती है कि बढ़ते हुए करंट को ये कैसे रोकेगा और घटते हुए करंट को कैसे बढ़ाएगा। इससे हम लोग करंट निकालेंगे। समझ गए? क्लियर? ओके। तो यहाँ पर हम लोग सर्किट में अगर इक्वेशन लिखें, सर्किट में हम लोग ईएमएफ की इक्वेशन लिखें, ये सोर्स है, इसमें वोल्टेज ग्रो करेगी तो ये इसके हमेशा अपोजिट होगा। ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज होगी वो होगी E माइनस एल डी आई बाई डी टी, इन दो पॉइंट्स के बीच में, क्योंकि इसकी ईएमएफ की इक्वेशन ये है और ये इसको रिवर्स, इसको अपोज करेगा, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज ये होगी। और याद रखो, इसमें हमारे सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, केवल इंडक्टर है। इंडक्टर रेजिस्टेंस नहीं होता। ठीक है। हो सकता है कि इंडक्टर के अंदर कुछ रेजिस्टेंस आ जाए, तब वो आइडियल इंडक्टर नहीं होगा। ये हमारा आइडियल इंडक्टर है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसकी वोल्टेज ड्रॉप यानी I इंटू आर जैसी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है। इसलिए इसका जो इक्वेशन में दिस विल बी इक्वल टू ज़ीरो, दिस विल बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि हम लिखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। याद रखो हम क्या करना चाह रहे हैं, ईएमएफ की इक्वेशन लेकर के हम लोग करंट निकालना चाह रहे हैं। फिर करंट और ईएमएफ की इक्वेशन को देखेंगे, समझेंगे कि भाई करंट और वोल्टेज क्या साथ साथ वेरी कर रहे हैं, क्या रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए हमें करंट चाहिए, हम करंट निकालने वाले हैं। तो यहाँ से देखो डी आई इज इक्वल टू ई बाई एल डी टी, सिंपल। ईएमएफ की इक्वेशन ये लिखते हैं, सो डी आई इज इक्वल टू एप्स ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन एल। ठीक है। इसमें ये कि थोड़ा सा टाइम बीतता है तो इतना करंट फ्लो करता है। अगर इंटीग्रेट कर दें तो टोटल करंट निकल आएगा हमारे पास। सो आई विल बी इक्वल टू ई नॉट बाई एल इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी। इसकी इंटीग्रेशन क्या मिलेगी हमें, मैं फटाफट लिख देता हूँ, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, यही इंटीग्रेशन होगी। सो आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई एल कॉस ओमेगा टी, और ये ओमेगा यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें अलग से मैंने लिखा ओमेगा एल। ओके। अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो आई है आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। अब करंट की इक्वेशन के अंदर यहाँ पर जो कुछ भी होता है, अच्छा पहले कॉस को थोड़ा सा ठिकाने लगाते हैं, कॉस के बारे में थोड़ा ठीक ठाक करते हैं। कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो फायदा रहेगा, क्योंकि साइन को साइन के साथ कंपेयर कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि हमारी ईएमएफ की इक्वेशन साइन की है, हमारी करंट की इक्वेशन भी अगर साइन की होगी तो कंपैरिजन आसान हो जाएगा। तो हम लोग इसको कॉस को साइन में कन्वर्ट करना चाहेंगे। सो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, दिस विल बी साइन ओमेगा टी माइनस 90, लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस 90। ठीक है, या ऐसे लिखना बेटर रहेगा, 90 माइनस ओमेगा टी, वैसे ऐसे लिखते हैं। और माइनस साइन अगर हम ले जाएंगे अंदर तो हम मिलेगा ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस 90। अब देखो साइन में कन्वर्ट हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्योंकि करंट की इक्वेशन है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, मैक्सिमम करंट, एम्पलीट्यूड। तो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। अब देखो, अब समझने वाली बात,
अब हमारे पास मैथमेटिक्स करने के बाद हमें दोनों चीज़ मिल गई, हमारे पास करंट की इक्वेशन भी आ गई, हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन है। अब इन दोनों को कंपेयर करके हम अपना काम करने वाले हैं। ये बात समझ में आई सभी को? ठीक है, तो अब अपन मेन काम पे आते हैं, कंपैरिजन करेंगे जिससे हमें बिहेवियर मालूम पड़ेगी। तो दोनों इक्वेशन को अलग से लिख लेते हैं और फिर कंपेयर करते हैं। तो क्या मिलेगा उसको यहाँ लिख लेते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 को पाई बाई 2 लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। लिख लिया। अच्छा, आई नॉट क्या है? आई नॉट तो ई नॉट बाई ओमेगा एल है। पहली बात, रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा? रेजिस्टेंस तो वोल्टेज के नीचे मिलेगा अगर हमें करंट निकालना रखा है तो। अगर हमारे पास करंट है तो वोल्टेज के डिनोमिनेटर में हमेशा कौन मिलता है ना? वोल्टेज बाई समथिंग इज कॉल्ड करंट, दैट समथिंग इज व्हाट? रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज ओमेगा एल, रेजिस्टेंस इज ओमेगा एल। इसको रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे अब की बार, इसको कहेंगे रिएक्टेंस। रिएक्टेंस। और इंडक्टर का है इसलिए कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्योंकि इंडक्टर की बात हो रही है इसलिए हम कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ये एप्सिलॉन के नीचे आ रहा है, ई नॉट के नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है तो ध्यान से देखो, इंडक्टेंस ओमेगा, फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या है? 2 पाई न्यू इंटू एल, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट। एक सेकेंड में कितनी बार हमारा ऑसिलेट करेगा करंट? अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी तो हमारा रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी डिक्रीज कर जाएगा। क्या कोई नई बात पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या नई बात पढ़ रहे हैं? नहीं, ये पुरानी बात है। देखो, अगर करंट इसमें से इंक्रीज करता है तो इंडक्टर बढ़ते हुए करंट को रोकता है, अगर डिक्रीज करता है तो घटते हुए करंट को बढ़ाता है, अगर तेजी से इंक्रीज करेगा तो तेजी से ये रोकेगा, अगर इंक्रीज डिक्रीज ही ना करे तो ये रोकेगा ही नहीं। इंक्रीज डिक्रीज ना करे मतलब फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होगी, इंक्रीज डिक्रीज ना करे मतलब फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होगी, करंट इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेगा तो ये रुकावट थोड़ी ना बनेगा, ये रुकावट नहीं बनेगा। यानी अगर फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हो जाए तो दिस थिंग विल बी ज़ीरो, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़ीरो होगा। इसका मतलब क्या है? एक नई चीज़ मिली हमें, यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं कर रहा, ये तो बढ़ और घट रहा है। इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज, इट इज डिपेंडेंट अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये अजीब सा कुछ है, ये तो रिएक्शन जैसा है कि भाई अगर करंट तेजी से, वोल्टेज तेजी से इंक्रीज डिक्रीज करेगी तो मैं रोकूंगा, अगर धीरे धीरे इंक्रीज डिक्रीज करेगी तो मैं कम रोकूंगा, और बिल्कुल भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेगी तो बिल्कुल नहीं रोकूंगा। तो ये तो रिएक्शन है, इसलिए इसका नाम है इंडक्टर की वजह से होने वाला रिएक्शन, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको हम डिनोट करेंगे एक्सएल से। क्लियर है? एक्सएल, इसको हम डिनोट करेंगे एक्स, इंडक्टिव रिएक्शन, रिएक्शन का एक्स, रिएक्शन का एक्स, इंडक्टर का एल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखा ना मजेदार बात? अब बिहेवियर बदल गई ना। एसी अगर इंडक्टर में पास करेगा तो वो नॉर्मली बिहेव नहीं करेगा। एक बात तो देखिए, रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं कर रहा, वो एक रिएक्टेंस बन गया, और वो रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक बात। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं फेज की, तो इसको अलग से लिख लेते हैं हम लोग कि अब हमारा जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो है ओमेगा एल 2 पाई न्यू एल। एक बात। दूसरी बात है फेज की। फेज तो साफ साफ नजर आ रहा है। अगर हम देखें फेज ऑफ करंट विद रेस्पेक्ट टू वोल्टेज, तो हम देख रहे हैं इट इज -π/2, है ना? ये तो -π/2 फेज है।
करंट का वोल्टेज के साथ जो फेज है -π/2 है। मतलब क्या, अब करंट और वोल्टेज साथ साथ इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेंगे, उनके बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया। इसका मतलब क्या है कि पहले क्या हो रहा था, पहले एक साथ इंक्रीज डिक्रीज कर रहे थे ऐसे, अब क्या होगा, एक मैक्सिमम पे होगा, एक जीरो पे होगा, ये बढ़ता जाएगा, ये जीरो पे आ जाएगा, ये जीरो पे आ जाएगा, ये नेगेटिव में चला जाएगा, ये जीरो पे आएगा, ये नेगेटिव में होगा, फिर ये मैक्सिमम पे आ जाएगा, ये जीरो पे आ जाएगा, ये मैक्सिमम पे जाएगा तो ये जीरो पे, 90 डिग्री आगे पीछे हैं। या रोटेशन वेक्टर के हिसाब से देखें तो मैं कल बताया था कि रोटेटिंग वेक्टर के हिसाब से अगर हम इनको बनाएं तो इस तरीके से, अगर ये हमारा ईएमएफ है, ये करंट है, तो देखो ऐसे हमेशा इनके बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस बना रहेगा। इसकी शेडो जीरो होगी तो इसकी शेडो मैक्सिमम होगी, ठीक है, इसकी शेडो जीरो होगी तो इसकी मैक्सिमम हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम हो जाएगी, इसकी जीरो हो जाएगी, यानी दोनों एक साथ इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेंगे, इनके बीच में फेज डिफरेंस आ गया। ग्राफिकली देखें तो ऐसे बनाएंगे, ये हमारी वोल्टेज या ईएमएफ, ठीक है। अब करंट इससे 90 डिग्री पीछे चल रहा है, करंट पीछे 90 डिग्री पीछे चल रहा है, मतलब क्या है, करंट का जैसे इसका जीरो, ईएमएफ का जीरो यहाँ पर हो रहा है ना, ईएमएफ यहाँ पर जीरो हो रहा है, तो करंट जीरो 90 डिग्री बाद होगा, यानी कि यहाँ पर होगा, ठीक है, यानी कि ऐसे ऐसे, इसका मैक्सिमम यहाँ पर आ गया तो करंट का मैक्सिमम यहाँ पर आएगा, ऐसे। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको क्योंकि इसकी एम्पलीट्यूड छोटा रहना है, ऐसा, इस पॉइंट पर मैक्सिमम, और इसका ज़ीरो यहाँ पर है तो इसका ज़ीरो यहाँ पर आएगा, और इसका मैक्सिमम यहाँ पर है तो इसका मैक्सिमम इधर आएगा, ऐसे, इस तरीके से। तो ये हमारा करंट हुआ, तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री पीछे है हमारा करंट, आवर करंट इज 90 डिग्री बिहाइंड द ईएमएफ, ये हम कहेंगे करंट लैग्स द ईएमएफ बाय 90 डिग्री। करंट लैग्स कैसे मालूम पड़ेगा कि जो सिचुएशन हमारी ईएमएफ की है, या मैक्सिमम है ना हमारे ईएमएफ का मैक्सिमम यहाँ पर है, तो इसका 90 डिग्री बाद में आ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ पर आ रहे हैं इनके, जिस समय इसका मैक्सिमम है उसका मैक्सिमम कहाँ पर आ रहा है, बाद में आ रहा है, ऐसे देखेंगे। तो करंट का मैक्सिमम 90 डिग्री बाद में आ रहा है, समझ गए, इसीलिए हम कहेंगे करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय 90 डिग्री। ये तो वेव फॉर्म के तरीके से, फेजर के हिसाब से देख लेते हैं हम इसको। तो फेजर के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, फेजर में रोटेटिंग वेक्टर्स दिखाएंगे जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को पेन की हेल्प से। सो ऐसे शो करेंगे इस तरीके से, अगर ये हमारा ईएमएफ है, ये हमारा ईएमएफ है, तो ये हमारा करंट है, ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं, समझ आई बात। ईएमएफ ये है, करंट ऐसे है, ऐसे, ईएमएफ करंट, ईएमएफ यहाँ पर, करंट यहाँ पर, इसकी शेडो फुल बनेगी, इसकी शेडो जीरो बनेगी अगर लाइट पीछे से आ रही है, तो मैक्सिमम जीरो है ना, जैसे वेव फॉर्म में भी हमने देखा। तो ये होगा हमारा फेजर। तो और क्लैरिटी के लिए कभी कभी इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे, ये ईएमएफ तो ये करंट, इनके बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस, ये यहाँ से ओमेगा टी, ये यहाँ से ओमेगा टी, तो ये ओमेगा टी माइनस 90, ऐसे है ना, ओमेगा टी माइनस 90, ठीक है। इस तरीके से फेजर हमने रिप्रेजेंट किया। तो बिहेवियर में दोनों बातें पढ़ ली, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। हमारा जो रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस नहीं है, रिएक्टेंस है, और रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, करंट और वोल्टेज अब साथ साथ वेरी नहीं कर रहे, उनके बीच में फेज डिफरेंस आ गया है। तो ये हुई बिहेवियर ऑफ एसी इन इंडक्टर। अब लास्ट रहता है बिहेवियर ऑफ एसी इन कैपेसिटर, उसको भी कर लेते हैं। सो बिहेवियर ऑफ एसी इन अ कैपेसिटर। सो यहाँ पर हम लोग इंडक्टर के बजाय कैपेसिटर लगा लेंगे, सेम टू सेम, और हमारी ईएमएफ की इक्वेशन एज इट इज़ पहले वाली रहेगी, लेकिन करंट हमें निकालना पड़ेगा, पहले वाला करंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो ये सारी चीज़ हमारे किसी काम की नहीं है, इनको मिटा देते हैं और आगे चलते हैं।
अगर हमें कैपेसिटेंस दी हुई है C, हमें निकालना है करंट, ये हमने काम किया, रेजिस्टेंस भी हमने यही काम किया, हमें EMF की इक्वेशन दी हुई थी, हमने करंट निकाला, फिर बिहेवियर देखी। इंडक्टर में भी हमने ये देखा कि हमें EMF की इक्वेशन दी हुई थी और हमने करंट निकाला, फिर फेज रिलेशनशिप समझी और रेजिस्टेंस के बारे में देखा। यहाँ पर भी वही काम करने वाले हैं कि हमारे पास EMF की इक्वेशन, हम करंट निकालेंगे। लेकिन कैपेसिटर तो चार्ज होता है, Q इज इक्वल टू CV, है ना, CV, लेकिन यहाँ लिखेंगे CE, एक ही बात है। सो CV, लेकिन अगर हमें करंट चाहिए तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और डिफरेंशिएट करके हमें करंट मिलेगा, यही तो करंट होगा, I इज dQ/dt। लेकिन EMF क्या है, d/dt ऑफ EMF E0 sin ओमेगा t। सो करंट क्या मिला, करंट आ गया, यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे, C E0 cos ओमेगा t इंटू ओमेगा, I इज इक्वल टू ओमेगा C E0 cos ओमेगा t। आ गया करंट हमारे पास। लेकिन कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो कंपैरिजन आसान हो जाएगा। तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करते हैं तो हम लिखेंगे ओमेगा C E0 साइन ओमेगा t प्लस 90, है कि नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा कॉस, तो सब प्लस पॉजिटिव भी होगा। सो ये हमारे करंट आ गया और साइन में भी कन्वर्ट हो गया। एक बात, लेकिन यहाँ पर देखो कुछ अजीब सा है, यहाँ तो I0 आना चाहिए ना, यहाँ तो I0 आना चाहिए, है कि नहीं। तो I0 क्या है, इसको मिटा देता हूँ। सो I0 क्या है, I0 है, कंपेयर करेंगे ओमेगा C E0। लेकिन हमने तो ये पढ़ा था कि EMF के डिनोमिनेटर में जो कुछ भी आता है वही रेजिस्टेंस होता है। यहाँ तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो डिनोमिनेटर में लाएंगे, कैसे लाएंगे, ऐसे लाएंगे, 1/ωc, है ना, लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। दिस विल बी कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन है, ठीक है। तो पहले इसी बारे में बात करते हैं। XC इज इक्वल टू 1/ωc 1/2π/c, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देख रहे हो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखो, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो रिएक्टेंस कम हो जाएगा, और अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, ख़त्म, अगर बिल्कुल हमारा करंट ऑल्टरनेट ही नहीं करेगा तो रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, कैपेसिटर में से करंट फ्लो नहीं करेगा। ये बात हमने पढ़ी हुई है। किसी भी सर्किट के अंदर किसी ब्रांच में अगर कैपेसिटर जोड़ दिया जाता है तो स्टेबल स्टेट में उस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करता, है कि नहीं। जिस ब्रांच में कैपेसिटर जोड़ा जाता है उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा स्टेबल स्टेट वाली सिचुएशन में। इसका मतलब क्या है कि डीसी कैपेसिटर में पास नहीं कर सकता, यानी ये भी एक रिएक्शन ही है। भाई ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो मैं जाने दूंगा, कैपेसिटर कहता है ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो जाने दूंगा, जितनी ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। लेकिन अगर ज़ीरो फ्रीक्वेंसी होगी तो मैं अलाउ नहीं करूँगा। तो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। बिहेवियर में आ रहा है ना समझ में कि अब हम रेजिस्टेंस जैसी बात पढ़ रहे हैं और रिएक्शन का नाम दे रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी एसी की बिहेवियर अलग होगी, कम फ्रीक्वेंसी वाला एसी की रुकावट ज़्यादा होगी कैपेसिटर के लिए, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले एसी की रुकावट कम होगी कैपेसिटर के अंदर। ओके, दूसरी बात, फेज रिलेशन। फेज रिलेशन देखो, फेज रिलेशन देखो, यहाँ पर ईएमएफ की इक्वेशन है E0 साइन ओमेगा टी। अब देखो फेज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज प्लस π/2 हो गया ना, प्लस 90। सो फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री या π/2, और हम देख रहे हैं प्लस 90 आएगा। फेज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज इज प्लस 90 विच इंप्लाइज करंट लीड्स EMF। करंट EMF से आगे चलेगा। आगे चले मतलब
अब करंट यहाँ पर, वोल्टेज यहाँ पर, करंट पहले मैक्सिमम पर पहुँच जाएगा, वोल्टेज बाद में आएगा मैक्सिमम पर। करंट पहले मैक्सिमम पर, वोल्टेज यहाँ पर, करंट पहले पहुँच गया मैक्सिमम पर और बाद में रोटेट करके वोल्टेज मैक्सिमम, करंट ज़ीरो बाद में। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज हमेशा बाद में मैक्सिमम पाएगी करंट के कंपैरिजन में। तो अगर इसका फेज़र बनाएं, फटाफट बनाएं, फेज़र बनाएंगे तो इसका भी इसी तरीके से होगा। ये हमारा करंट, तो ये हमारी वोल्टेज, रोटेशन ऐसे, बीच में एंगल ओमेगा 90 डिग्री और रोटेशन ओमेगा टी, समझ गए। और अगर हम वेव फॉर्म की हेल्प से दिखाएं तो अगर ये हमारा करंट है तो वोल्टेज, क्योंकि हमारे करंट का मैक्सिमम यहाँ पर आया तो वोल्टेज का मैक्सिमम बाद में आएगा यहाँ पर, सो ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। यानी वोल्टेज मैक्सिमम बाद में पाएगी करंट के कंपैरिजन। क्लियर हुई दोनों बातें? तो हमने तीनों पढ़ लिया। रेजिस्टेंस के अंदर करंट और वोल्टेज साथ साथ रहते हैं, रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस बन जाता है और उसकी रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और करंट वोल्टेज के पीछे चलता है, करंट वोल्टेज को लैग करता है। और कैपेसिटर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसे कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इसके अंदर करंट लीड करेगा वोल्टेज को। तो तीनों की बिहेवियर समझ में आई, ठीक है। तो अब कल इन तीनों को मिला करके समझेंगे एक साथ।